स्टार्ट करते हैं क्लास 6 चैप्टर 9 पार्ट 2 से। इससे पहले वाले पार्ट में हमने एडेप्टेशन के बारे में पढ़ा, हैबिटेट के बारे में पढ़ा। अब यहाँ पे हम लोग अलग अलग तरह के हैबिटेट की बात करेंगे। अ जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट, सम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, यानी कि अब हम अलग अलग हैबिटेट्स को देखेंगे। अब पहले हम देख रहे हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट को, ठीक है। इसमें एक है डेजर्ट, ठीक है। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में एक मेन क्या है, डेजर्ट है। नाउ वी डिस्कस द एबायोटिक फैक्टर ऑफ अ डेजर्ट एंड द एडेप्टेशंस इन कैमल। हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कैमल के अंदर के देयर आर desert animals like rats and snakes which do not have long legs that a camel has। यानी कि बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो डेजर्ट में रहते हैं जिनके पास बड़े पैर नहीं हैं, जो कि कैमल के पास होता है, जैसे कि रैट्स और स्नेक उसका एग्जाम्पल हो गए। टू स्टे अवे फ्रॉम द इंटेंस हीट ड्यूरिंग द डे दे स्टे इन बुरो डीप्स इन सैंड्स। ब्यूरोज डीप्स मतलब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे आपको एक फ़ोटो दिखेगी, यहाँ पे ये माइस है, ठीक है, स्नेक्स हैं, ये डेजर्ट में मिलते हैं लेकिन ये बहुत ही अंदर रहते हैं ज़मीन के अंदर। तो इसकी वजह से क्या होगा, उनको क्या फ़ायदा होगा उसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। टू स्टे अवे फ्रॉम द इंटेंस हीट ड्यूरिंग द डे दे स्टे इन बुरोज डीप्स इन द सैंड, ताकि गर्मी से वो दूर रहें, इसलिए वो एकदम अंदर रहते हैं, ठीक है। दीज एनिमल कम आउट ओनली ड्यूरिंग द नाइट व्हेन इट इज़ कूलर, और ये एनिमल कब बाहर आते हैं, जब ठंडा हो जाता है, ठीक है। फिगर 9.5 शोज सम टिपिकल प्लांट्स दैट ग्रो इन अ डेजर्ट। यहाँ पे क्या होगा, कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में आपको पता चलेगा जो ग्रो करते हैं सिर्फ डेजर्ट में। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ऐसे मोस्टली कैक्टस या फिर जो स्पाइंस वाले होते हैं ना, वो यहाँ पे ग्रो करते हैं। हाउ आर दीज अडेप्टेड टू द डेजर्ट। अब ये डेजर्ट के लिए अडेप्टेड कैसे होते हैं। एक्टिविटी 3 की तरफ चलते हैं। ब्रिंग अ पॉटेड कैक्टस एंड अ लीफी प्लांट टू द क्लासरूम। आप क्या करोगे, आप एक कैक्टस लेके आओगे और एक लीफी प्लांट लेके आओगे क्लासरूम में। जैसे कि अब आपने क्या किया, कैक्टस लिया है या फिर कोई भी लीफी प्लांट लिया है। टाई पॉलीथिन बैग्स टू सम पार्ट ऑफ द 2 प्लांट्स। अब आप क्या करोगे, कुछ पार्ट पे क्या टाई करोगे, पॉलीथिन बैग बांध दोगे, ठीक है। अब ये जैसे आपने एक्टिविटी की थी चैप्टर 7 में, वो सेम एक्टिविटी है। उसकी वजह से हमने ट्रांसपिरेशन को स्टडी किया था कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है। नाउ लीव द पॉटेड प्लांट इन द सन एंड ऑब्जर्व आफ्टर अ फ्यू आवर। उसको छोड़ दो धूप में, उसके बाद कुछ घंटे बाद आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या चेंजेस आए हैं। डू यू नोटिस एनी डिफरेंसेस इन द अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्टेड इन द 2 पॉलीथिन बैग। क्या आपने कुछ नोटिस किया कि दोनों लीफ, एक जो लीफी था और एक जो कैक्टस वाला प्लांट था जिसमें थॉर्न्स थे, क्या दोनों में कुछ डिफरेंस है। डेजर्ट प्लांट लूज वेरी लिटिल वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन, ठीक है। होता क्या है, आपका जो डेजर्ट वाले प्लांट है वो बहुत ही कम पानी छोड़ता है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से ज़्यादा पानी वो लूज ही नहीं करता है। अगर वो ज़्यादा पानी लूज करने लगेगा तो डेजर्ट में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। द लीव्स इन डेजर्ट प्लांट्स आर आइदर एब्सेंट। अब ये एडेप्टेशन है कि जो डेजर्ट प्लांट की लीव होती है वो होती ही नहीं है, बहुत छोटी होती है या फिर वो स्पाइंस की फॉर्म में होती है, ठीक है। दिस हेल्प इन रिड्यूसिंग लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स थ्रू ट्रांसपिरेशन। अब इन सब चीज़ों की वजह से हेल्प क्या मिलती है, जो लॉस ऑफ वाटर होता है ना वो कम हो जाता है, पानी नहीं लॉस होता और वो अपना जितना ज़रूरी पानी उसको चाहिए वो उसके अंदर रहता है। द लीफ लाइक स्ट्रक्चर यू सी इन अ कैक्टस इज इन फैक्ट इट्स स्टेम। यानी कि जो स्ट्रक्चर आप देखते हो लीफ टाइप का जो बड़ा सा है वो क्या है, वो उसकी स्टेम है और वहाँ से तो पानी निकल ही नहीं सकता। फोटोसिंथेसिस इन दीज प्लांट इज यूजुअली कैरिड आउट बाय द स्टेम। अब आप बोलोगे कि अगर लीफ नहीं है, थॉर्न की शेप में है, तो फिर फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स में किसकी वजह से होता है, स्टेम की वजह से होता है। द स्टेम इज ऑल्सो कवर्ड विद अ थिक वैक्सी लेयर। जो स्टेम होती है वो एक वैक्सी लेयर से कवर्ड होती है जो उसको पानी को मेंटेन करके रखने में हेल्प करता है ताकि पानी लूज ना हो। Most desert plants have roots that go very deep into the soil for absorbing water। यानी कि डेजर्ट प्लांट की जो रूट होती है ना वो काफ़ी डीप तक चली जाती है, नीचे तक, और उसकी वजह से क्या हेल्प मिलती है कि पानी बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। तो ये तो अब डेजर्ट इकोसिस्टम के ऊपर था। नाउ वी विल स्टडी अबाउट माउंटेन रीजन्स। दीज हैबिटेट आर नॉर्मली वेरी कोल्ड एंड विंडी। ये जो हैबिटेट होते हैं ये बहुत ही कोल्ड होते हैं, बहुत ही विंडी होते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही मतलब ठंड रहती है। इन सम एरियाज स्नोफॉल्स भी होता है, यानी कि कई जगह पहाड़ों पे जाएंगे वहाँ पे क्या होता है, जो बर्फबारी जिसे कहते हैं स्नोफॉल होता है। देयर इज अ लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल लिविंग इन द माउंटेन रीजन। अब यहाँ पे भी अलग अलग टाइप के आपको एनिमल्स दिखेंगे जो माउंटेन रीजन में रहते हैं। हैव यू सीन द काइंड ऑफ ट्रीज शोन इन फिगर 9.6। क्या आप ये ट्रीज देख पा रहे हैं।
If you live in a mountain region or have visited one, you may have seen a large number of such trees. ऐसे trees आपने देखे होंगे अगर आप mountain region में कभी गए होंगे तो. But have you ever noticed such tree naturally growing in other region? देखो सिर्फ mountain में ऐसे tree मिलेंगे, बाकी जगह नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये किसी तरह से adapted होते हैं. कैसे होते हैं वो हम पढ़ेंगे. अब देखो क्या होता है, ये जो ट्री होते हैं ना ये कोन शेप्ड होते हैं. कोन शेप्ड क्या होती है, देखो आप ये शेप अगर ध्यान से देखो, मैं आपको एक कर देती हूँ, ये देखो, ठीक है, दीज आर कोन शेप्ड, और इनकी स्लोपिंग ब्रांचेस होती हैं, यानी झुकी हुई ब्रांचेस होती हैं, ऐसी इनकी ब्रांचेस होती हैं, ऐसी, ठीक है. अब वो उसको हेल्प कैसे करती है, द लीव्स ऑफ सम ऑफ दीज ट्रीज आर नीडल लाइक, और उनकी जो लीव्स होती है वो नीडल लाइक होती है, बहुत पतली होती है, जिसकी वजह से जो बर्फ़ पानी कह रही हूँ, सॉरी, बर्फ़ या फिर नॉर्मल रेन वाटर जो होता है वो आराम से स्लाइड ऑफ हो जाता है, ठीक है, वो रुकता नहीं है. नॉर्मल प्लांट में अगर सीधे ऊपर की तरफ प्लांट उठा हुआ होता है तो पानी रुकेगा, बर्फ़ रुकेगी, लेकिन यहाँ पे इस शेप की वजह से क्या होता है कि जो भी बर्फ़ उस पर गिरती है, ये जो भी पानी होता है वो गिर जाता है. There could be trees with shape very different from these. यहाँ पे trees हो सकते हैं with shapes very different from these, यानी इनसे अलग shape मिलेगी जो mountain पे होते हैं, बट ये नहीं कि सेम सबकी adaptation सेम होती है, इनकी adaptation काफ़ी different हो सकती है. Animals living in mountain region are also adapted to the condition there. अब देखो हमने plants के बारे में पढ़ लिया, लेकिन जो animals वहाँ रहते हैं वो भी कुछ ऐसी conditions में adapted होते हैं. They have thick skin और fur to protect them from cold. उनके पर क्या होता है, बहुत ही thick skin होती है, मोटी skin होती है, और fur होता है जो उनको ठंड से बचाता है, क्योंकि वहाँ पे ठंड बहुत होती है. For example, yaks have long hair to keep them warm. तो जो याक होता है, देखो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आपको थोड़ा क्लियर नहीं है, बट इनके ऊपर हेयर होते हैं. ये हेयर क्या करते हैं, उनको गर्म रखने में हेल्प करते हैं. स्नो लेपर्ड के पास भी थिक फर होता है उसकी बॉडी पे, ठीक है, और वो क्या करता है, देखो उसको ना अलग तरह से एडेप्टेशन होती है. लाइक फॉर एग्जांपल ठंड बाहर है, अगर उनकी बॉडी में हीट रहेगी तो उन्हें ठंड नहीं लगेगी. तो स्नो लेपर्ड हैज़ थिक फर ऑन इट्स बॉडी इंक्लूडिंग फीट एंड टोज. उसके टोज में और पैरों में भी थिक फर होता है जो उसको ठंड से बचाता है जब वो स्नो पे चलता है. द माउंटेन्स गोट हैज़ स्ट्रॉन्ग हूव्स फॉर रनिंग अप द The mountain goat has strong hooves for running up the rocky slopes of the mountain. इनके पास भी क्या होता है, प्रॉपर कवरिंग होती है, जिसकी वजह से ये आराम से चल पाते हैं, जा पाते हैं. As we go up in the mountainous region, the surrounding change and we see different kind of adaptation and different height. जब हम ऊपर जाते हैं हम कई सारे changes observe करते हैं, यानी कि वहाँ पे जो भी एनिमल्स रहते हैं, जो भी एडेप्टेशंस होती हैं उनकी, वो डिफरेंट होती हैं उससे जो आप नॉर्मली कहाँ देखते हो, प्लेन्स पे देखते हो. नाउ हेयर कम्स ग्रासलैंड. अब हम लोग पढ़ेंगे ग्रासलैंड के बारे में. ग्रासलैंड वाले एरिया क्या होते हैं, वहाँ ट्रीज नहीं होते, वहाँ पे बहुत सारी लंबी लंबी ग्रास होती हैं. और लॉयन लिव्स इन अ फॉरेस्ट और अ ग्रासलैंड एंड इज अ स्ट्रॉन्ग एनिमल दैट कैन हंट एंड किल एनिमल लाइक डियर. लॉयन किसको हंट करता है, डियर को हंट करता है, ठीक है. इट इज़ लाइट ब्राउन इन कलर, उसका कलर भी लाइट ब्राउन होता है. लुक एट द पिक्चर ऑफ अ लॉयन एंड दैट ऑफ अ डियर. दोनों की फोटो दे रखी है, दोनों को देखिए. हाउ आर द आईज प्लेस्ड इन द फेस फॉर दीज टू एनिमल्स. इनकी आईज किस तरह से प्लेस्ड है. लॉयंस हैव लॉन्ग क्लॉज इन देयर फ्रंट लेग्स दैट कैन बी विड्रॉन इनसाइड द टोज. क्लॉज यानी जो भी उनके पंजे होते हैं ना, काफ़ी बड़े होते हैं. डू द फीचर ऑफ अ लॉयन हेल्प इट इन एनी वे टू सर्वाइव. ये जो पंजे की बात हो गई, आइज़ की बात हो गई, क्या ये इसको सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं. देखो कलर की बात करते हैं सबसे पहले. तो जो लॉयन होता है उसका कलर होता है लाइट ब्राउन. अब वो उसको हेल्प कैसे करता है, उसको ग्रासलैंड में हाइड करने में, अपने आप को छुपाने में हेल्प करता है जब वो प्रे को हंट करता है. प्रे क्या होता है, जो जिसको वो खाता है. फॉर एग्जांपल लॉयन का प्रे है डियर, और भी बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, ज़ेब्रा भी खाते हैं कई बार वो. तो ये क्या है, प्रे हुआ उनका, और ये इनको हेल्प करता है ताकि वो जो प्रे है वो उनको देख ना पाए और वो बच के निकल जाए. The eyes in front of the face allow it to have a correct idea about the location of its prey. जो सामने की तरफ आँखें होती है ना, उसको बहुत हेल्प करती हैं देखने में कि करेक्ट आइडिया कि कितनी दूर है प्रे, कैसे अटैक करना है. लेकिन अगर मैं सेम चीज़ डियर के कॉन्टेक्स्ट में बोलूँ, एक डियर एक ऐसा एनिमल है जो फॉरेस्ट में रहता है और ग्रासलैंड में रहता है, ठीक है. उसके बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं जो हार्ड प्लांट स्टेम्स को च्यू करने में हेल्प करते हैं. एक डियर को ज़रूरत होती है प्रेजेंस ऑफ, देखो डियर को पता होना चाहिए कि पीछे कोई प्रेडेटर है, जैसे कि लॉयन है या कोई भी एनिमल है जो उसका पीछा कर रहा है, तो वो क्या करेगा, आराम से भाग पाएगा. तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो उसकी आइज़ हैं साइड में जो हैं वो उसको सारी डायरेक्शन में देखने में हेल्प करती है. The eyes on the sides of its head allow it to look in all the direction
और डेंजर में कोई भी तरफ देखने में हेल्प करती है। बड़े कान के होते हैं ताकि वो मूवमेंट सुन सके, किसकी मूवमेंट, जो उस पर अटैक करने वाला है उसकी मूवमेंट सुन सके, ठीक है। उसके अलावा द स्पीड ऑफ द डियर हेल्प देम टू रन अवे फ्रॉम द प्रेडेटर, यानी कि जो स्पीड होती है डियर की, जिस तरह वो भागता है, बहुत तेज़ भागता है वो, तो वो उसको लॉयन वगैरह से या किसी भी और एनिमल से भागने में हेल्प करती है। देयर आर मेनी अदर फीचर्स ऑफ अ लॉयन, अ डियर और अदर एनिमल्स एंड प्लांट दैट हेल्प देम टू सर्वाइव इन देयर हैबिटेट। बहुत सारे फीचर्स हैं जो उनको हेल्प करते हैं सर्वाइव करने में, ठीक है। अलग अलग एनिमल के अंदर अलग अलग फीचर्स होते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सम एक्वेटिक हैबिटेट्स। हम कुछ एक्वेटिक हैबिटेट के बारे में बात करेंगे, जिसमें पहला है ओशियन। हमने डिस्कस किया था कि फ़िश किस तरह से अडॉप्ट करती है सी में। कई सारे सी एनिमल्स हैं जिनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, जो उनको ईजिली पानी में मूव करने में हेल्प करती है। कई सी एनिमल्स जैसे कि स्क्विड एंड ऑक्टोपस, जिनकी शेप स्ट्रीमलाइन नहीं होती, लेकिन स्टिल दे हैव देयर अदर एडेप्टेशन जो उनको सर्वाइव करने में हेल्प करता है। दे स्टे डीपर इन द ओशियन नियर द सी बेड एंड कैच एनी प्रे दैट मूव टूवर्ड्स देम। ये क्या करते हैं, खुद ज़्यादा मूव नहीं करते, लेकिन ये अंदर नीचे रहते हैं और ये ना ऊपर से कोई भी अगर प्रे निकल रहा होता है, यानी कि जिस पे वो अटैक करते हैं, जिसको वो खाते हैं, तो वो अपने आप ही उसको पकड़ के खा लेते हैं। However, when they move in water, they make their body shape streamline. अगर उन्हें पानी में मूव करने की ज़रूरत पड़ जाती है तो वो खुद की बॉडी एक्चुअली स्ट्रीमलाइन है नहीं, बट उसे बना लेते हैं। These animals have gills to help them use oxygen dissolved in water. ये जो एनिमल्स हैं इनमें क्या होता है, इनके पास गिल्स होते हैं जो इनको हेल्प करते हैं क्या करने में, ऑक्सीजन यूज़ करने में, जो वाटर के अंदर डिसॉल्व है। मैंने क्या बताया था, टेरेस्ट्रियल एनिमल के लिए इट इज़ वेरी इजी टू टेक ऑक्सीजन, हम लोग डायरेक्टली ले लेते हैं लंग्स से। इन लोगों को वो ऑक्सीजन मिलती है जो पानी में घुली हुई है, तो इसलिए इनके पास गिल्स होते हैं जो उनको हेल्प करते हैं ऑक्सीजन लेने में। There are some sea animals like dolphin and whales. अब ये भी देखिए, जिनके पास गिल्स नहीं होते, डॉल्फिन के पास लंग्स ही होते हैं। They breathe in air through nostrils or blowholes that are located on the upper part of their head. उनके सर पे कुछ होल्स होते हैं जिसकी हेल्प से क्या करते हैं, they breathe. This allow them to breathe in air when they swim near the surface of water. तो वो पानी की सतह पे थोड़ा सा स्विम करते हैं और आराम से एयर के थ्रू ब्रीथ कर लेते हैं। वो पानी के अंदर काफ़ी टाइम तक रह सकते हैं विदाउट ब्रीथिंग। दे कम आउट टू द सर्फेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। देखो, वो बार बार सतह पे आते रहते हैं धीरे धीरे किसी ना किसी वजह से, ठीक है। उसके बाद जस्ट अ मिनट, हाँ, डिड यू एवर सी दिस इंटरेस्टिंग एक्टिविटी ऑफ डॉल्फिन्स इन टेलीविजन प्रोग्राम्स और फिल्म ऑन ओशन लीव, यानी वो पानी रिलीज करते हैं। आपने क्या ये एक्टिविटी देखी है, ये उसकी बात हो रही है। उसके बाद हमने ओशन पढ़ लिया, लेट्स मूव टू पॉन्ड्स एंड लेक्स। आपने कभी कोई प्लांट देखा है जो पॉन्ड्स में ग्रो कर रहा है, लेक्स में, रिवर में, इनफैक्ट कई ड्रेन्स में? गो ऑन अ फील्ड ट्रिप टू अ नियर बाय पॉन्ड, यानी कि एक फील्ड ट्रिप पे जाइए आसपास के पॉन्ड पे अगर पॉसिबल है तो, और देखिए कितने टाइप के प्लांट्स वहाँ पर है। आप लीव्स को ऑब्जर्व कीजिए, बाकी सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए। सम ऑफ दीज प्लांट हैव देयर रूट्स फिक्स्ड इन द सॉइल बिलो द वाटर। देखो, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी जो रूट्स होती है ना, वो सॉइल में अटैच्ड होती है। जैसे देखो, पानी तो है लेकिन जो रूट्स है वो नीचे अटैच है, कुछ ऊपर ही ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप के यहाँ पे प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे। Now in terrestrial plants, roots normally play a very important role in the absorption of nutrient and water from the soil. जब टेरेस्ट्रियल प्लांट्स की बात करते हैं तो रूट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, किस में? एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स में, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में और पानी को लेने में, ठीक है। लेकिन एक्वेटिक प्लांट्स के साथ ये केस नहीं होता। रूट्स आर मच रिड्यूस्ड इन साइज एंड देयर मेन फंक्शन इज टू होल्ड द प्लांट इन प्लेस। यहाँ पे रूट्स उस प्लांट को पकड़े हुए हैं ताकि पानी के साथ वो प्लांट बहे ना, ठीक है। लेकिन टेरेस्ट्रियल यानी लैंड पे उसका फंक्शन अलग होता है, एक्वेटिक यानी कि पानी में उसका फंक्शन अलग होता है। द स्टेम्स ऑफ दीज प्लांट्स आर लॉन्ग, हॉलो एंड लाइट। अब इनकी जो स्टेम्स होती हैं काफ़ी लंबी होती हैं, बीच से खाली होती है और हल्की होती है, ताकि ना वो फ्लोट करती रहे हल्का हल्का। अगर बहुत रिजिड होगी तो वो टूट जाएगी, तो वो हल्की सी पतली पतली होती है तो ईजिली वो पानी में सर्वाइव कर जाती हैं। जो स्टेम्स होती हैं कई बार वो ऊपर सरफेस ऑफ वाटर तक ग्रो करती हैं, बल्कि जो लीव्स होती हैं वो भी क्या करती हैं, सरफेस पे फ्लोट करती हैं। कुछ एक्वेटिक प्लांट्स सबमर्ज्ड होते हैं यानी डूबे हुए होते हैं, ठीक है। और ऑल पार्ट ऑफ सच प्लांट्स आर अंडर वाटर, उसके सारे ही प्लांट जो पार्ट हैं प्लांट के वो पानी के अंदर होते हैं। सम ऑफ दीज प्लांट्स हैव नैरो एंड
थिन रिबन लाइक लीव्स, पतली और रिबन टाइप की लीव्स होती है जो फ्लोट करती रहती है। देखो ये पानी की एडेप्टेशन है, पानी में अगर बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होगा रिजिड तो वो मूव नहीं कर पाएगा और टूट जाएगा। दीज कैन बेंड इन द फ्लोइंग वाटर, देखो आई गया वो पॉइंट कि वो फ्लोइंग वाटर में क्या कर सकता है, दिस कैन बेंड इन द फ्लोइंग वाटर। अब है इन सम सबमर्ज प्लांट्स लीव्स आर ऑफन हाईली डिवाइडेड, कई बार लीव्स बहुत डिवाइडेड होती है जिससे क्या होता है वाटर इजीली फ्लो कर जाता है, डैमेज नहीं करता बहुत ज़्यादा। मतलब देखो यहाँ पे देखो आपको कितनी सारी लीव्स टाइप बनी हुई है, तो ये उसको हेल्प करती है। फ्रॉग्स यूजुअली लिव इन पॉन्ड्स, जो आपके फ्रॉग्स होते हैं वो पॉन्ड्स में रहते हैं, ठीक है। फ्रॉग्स कैन स्टे बोथ इनसाइड द वाटर एज वेल एज मूव ऑन द लैंड, आपने देखा होगा कुछ फ्रॉग्स आपको लैंड पे दिख जाएंगे, कुछ पानी में दिख जाएंगे। उनकी बैक बहुत स्ट्रांग होती है, ठीक है, स्ट्रांग बैक लेग्स, पीछे के जो पैर होते हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं जो उनको अपना प्रे कैच करने में हेल्प करते हैं। उनके वेब्ड फीट होते हैं, वेब्ड फीट देखना कैसा होता है स्ट्रक्चर में, आपको यहाँ पे एक रफ डायग्राम बना देती हूँ, ऐसे टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये वेब्ड होता है, ये इनको हेल्प करता है आराम से स्विम करने में। उसके बाद है हमने कुछ कॉमन एनिमल्स को कंपेयर किया, उनके हैबिटेट्स को कंपेयर किया और आपने नोटिस किया होगा कि आपके आसपास क्या है, वैरायटी ऑफ प्लांट्स हैं। और आप जब एक हर्बेरियम प्रिपेयर करते हो, जैसे कि जो आपने चैप्टर 7 में पढ़ा था, तो आप देखोगे कि अलग अलग टाइप के प्लांट्स हैं। इमेजिन द काइंड ऑफ वैरायटी दैट यू कुड सी इन अ हर्बेरियम ऑफ लीव्स ऑफ प्लांट फ्रॉम ऑल रीजन ऑफ अर्थ। आप एक ही जगह का जब हर्बेरियम प्रिपेयर करते हो, लीव्स प्रिपेयर करते हो, तो आपको वैरायटी देखने को मिलती है। लेकिन अगर आप पूरी अर्थ का हर्बेरियम प्रिपेयर करोगे, लाइक अलग अलग जगह से लिया हुआ, तो आपको कितनी ज़्यादा वैरायटी देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये आपका पार्ट 2 था जिसमें हमने डिस्कस किया डेजर्ट के बारे में, ओशियन के बारे में, अलग अलग हैबिटेट के बारे में। तो पार्ट 2 चैप्टर 9 द लिविंग ऑर्गेनिज्म, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। इसके बाकी के पार्ट्स देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स, नीचे एक बॉक्स है वहाँ देख सकते हैं, वहाँ आपको लिंक मिलेगा। 6th के और 6th की हिस्ट्री के चैप्टर्स और देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वरना मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाके आपको सारे तरह के चैप्टर और सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।